हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ले 11th। सो आप लोग कैसे हो भाई? सारे के सारे बच्चे, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो इस टाइम पर, क्योंकि सबको पता है बहुत सारी अपनी बीमारियां चल रही है। बट आपके पास बीमार होने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पेपर के दिन नज़दीक आने वाले हैं। सो माय नेम इज़ पल्लवी मंगल और हम लोग बात कर रहे थे बेटा यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में। एंड आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करो। सो अभी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। बेटा ये जो पीएनसी चैप्टर है ना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत सिंपल लगता है, कुछ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। यहाँ पर फॉर्मूलाज कम होते हैं और आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच पाते हो वो मैटर करता है। तो आप बिल्कुल आराम से एक एक क्वेश्चन मेरे साथ करते हुए चलना। डेफिनेटली इन द एंड ऑफ द लेक्चर आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा और हम लोग एक दो लेक्चर और करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। सो कैन वी स्टार्ट? चलो, तो सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करते हैं। सो यहाँ पर काउंटिंग, अच्छा सबसे पहले ये समझ लो कि हमारे पास अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी मैथमेटिक्स पढ़ी है। सो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि 2 + 2 4 कुछ यूनिट के साथ, लाइक मीटर कैलकुलेट कर लिया। एक पेंसिल 5 रुपीज़ में आती है तो 100 पेंसिल कितने में आएंगी, छोटा सा एग्जांपल है ना। तो हम कोई ना कोई किसी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि इसको कितने में हम लोग लेंगे, इसको कितने में हम लोग सेल करेंगे, इस तरीके से। बट यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करते हैं, तरीके कैलकुलेट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। हम सारे तरीके कैलकुलेट करेंगे, ऐसे नहीं कि एक तरीका निकल के बस यही आंसर। ऑल पॉसिबल वेज टू दैट, जो भी अपना रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से कि आपके घर में 4 टॉयज हैं और 2 अपने घर में बच्चे हैं, तो किस तरीके से हम टॉयज को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि दोनों के पास इक्वल टॉयज जाएं। जब टॉयज डिफरेंट होंगे तो क्या सिचुएशन है, जब टॉयज आइडेंटिकल होंगे तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो बस इस तरीके के हम खेल खेल में पीएनसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये कोई इस तरीके का टॉपिक नहीं है, सिंपली आपने इस तरीके से देखा कि आप एक रूम में बैठे हो या आप एक रूम के बाहर हो। ये वॉल, 4 वॉल होती हैं। इस वॉल पर हमारे पास गेट 1 है, इस वॉल पर गेट 2 है और इस वॉल पर गेट 3 है, ठीक। और इस वॉल पर गेट 4 है और इस वॉल पर गेट 5 है। हमारे इस रूम में एंटर करने के लिए आपको कितने गेट दिख रहे हैं? 5। टास्क का क्या है? हमें रूम में एंटर करना है। सपोज एक बालक है, कौन? रोहन मैंने ले लिया। रोहन को टास्क दिया है कि आपको इस रूम के अंदर जाना है। रूम के अंदर चला जाएगा, भाई गेट है चला ही जाएगा, लेकिन टास्क क्या है कि कितने तरीके से वो जा सकता है। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जिस तरीके से इस रूम के अंदर वो एंटर कर सकता है। तो सोचो बेटा, इस वॉल के पास आएगा तो वो इस रूम से गेट से अंदर चला जाए, इस गेट से, इस गेट से। सो टोटल 3 गेट्स है ना, तो 3 तरीके से अंदर जा सकता है। इस वॉल पे आएगा तो नंबर ऑफ वेज हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 3, ठीक। अब वो इस वॉल के पास आया तो इस गेट से भी अंदर जा सकता है, इस गेट से भी अंदर जा सकता है। टास्क सिर्फ इतना है कि उसको उस रूम के अंदर एंटर करना है। तो कितने तरीके से जा सकता है? 2 तरीके से। तो हमने प्लस किया है। हमारा टास्क सिर्फ इतना है कि इस रूम के अंदर एंटर करना है। तो या तो इस गेट से चला जाए 1, इस गेट से 2, इस गेट से 3, इस गेट से 4, इस गेट से 5। उसके पास 5 तरीके हैं कि वो रूम के अंदर जा सकता है, 5 में से कोई भी गेट चूज करके। तो हमने 3 + 2 कितना आ चुका है? 5 वेज। ये 5 गेट्स नहीं आए हैं, हमने 5 तरीके निकाले हैं किसी रोहन नाम के बच्चे को उस रूम में एंटर करने के लिए। क्लियर? तो यहां पर हमने एडिशन लगाया 3 के पास, तो इसको बोलते हैं एडिशनल थ्योरम। काउंट किया हमने, एडिशनल थ्योरम। तो जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद भी हमें नंबर ऑफ वेज मिलेंगे, उनको हम ऐड कर देंगे। उनको हमने ऐड कर दिया, 3 + 2 5। दिस इज कॉल्ड एडिशनल थ्योरम। तो हम एडिशन कब करेंगे? जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। टास्क क्या था? इस रूम के अंदर हमको एंटर करना था। सो जब अपना टास्क कंप्लीट हुआ देन 3 और +2, ठीक है। सिमिलरली आपके सामने एक सिचुएशन है कि एक सिटी ए है, आपने इसको आगरा ले लिया। एक सिटी बी है जिसको आपने बॉम्बे ले लिया, और एक सिटी सी आपकी जिसको आपने कैलकाटा ले लिया। भाई कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि हम डायरेक्ट, हमारे पास सूट है, जैसा हम बनाएंगे वैसा काम चलेगा। यहाँ पीएनसी पे ऐसे ही
अपने अकॉर्डिंग आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो आगरा से बॉम्बे जाने के लिए हमारे पास 3 हाईवेज है, ठीक, और बॉम्बे से कैलकाटा जाने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 हाईवे हैं। टास्क क्या है? टास्क सुनो पहले, सबसे पहले ये सिचुएशन तो हमने देख ली मैप्स की। टास्क क्या है कि रोहन को ही हम पकड़ते हैं, रोहन को ए से सी तक पहुंचना है। रोहन अभी वो आगरा में है, उसको कैलकाटा जाना है, और कैलकाटा जाने का रास्ता यही है कि पहले उसको बॉम्बे पर जाना पड़ेगा, फिर बॉम्बे से कैलकाटा जाना पड़ेगा। लेकिन टास्क कब कंप्लीट होगा? जब वो कैलकाटा पहुंच जाएगा। बीच में कहीं भी रुके मस्ती करे, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। टास्क कंप्लीट तभी होगा जब वो कैलकाटा जाकर के सांस लेगा, ठीक है। सो अब सोचो कि हमारे पास ए से बी तक जाने के लिए कितने रास्ते मिले? 3। तो होगा क्या, होगा क्या, पहले वो इस रास्ते को चूज करता है सपोज, ठीक है, नंबर 1। तो उसने पहले पाथ 1 चूज किया, तो उसके बाद फिर से उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस रास्ते से चला जाए या इस रास्ते से चला जाए। तो पाथ 1 पर जाएगा, उसके बाद 2 रास्ते, तो कितने तरीके से पहुंच गया? पाथ 1 की वजह से 2 तरीके से, ठीक। टास्क कंप्लीट, पहुंच गया। अब उसको हमने बोला कि तुम पाथ 2 चूज करते हो, तो उसके बाद बेटा वो इस रास्ते से आता है, तो अगेन या तो इस तरह से चला जाए या इधर चला जाए। तो पाथ 2 पर आ रहा है, तो इधर से 2 रास्ते से जा रहा है, तो फिर से हमने क्या कर दिया, इधर +2 कर दिया, ठीक। एंड फिर से मैंने बोला कि वो हमारा इस पाथ से जाएगा 3 से, तो उसके बाद उसके पास फिर से ये या फिर ये, क्योंकि कोई भी आपस में सेम नहीं है। पहले इधर से गया, फिर इधर से, फिर इधर से, उसके बाद भी उसके पास 2 वेज। तो टोटल कितना हो चुका है बेटा? टोटल कितना हो चुका अपने पास? 6 वेज। कैन यू सी? तो ऐसे तो हमने काउंट किया है, पहले इधर रास्ते से गया, फिर काउंट किया, फिर इस रास्ते से गया, फिर ऐड किया, फिर इस रास्ते से किया, तो 2 पहले पहुंच गया, फिर प्लस, फिर 2, फिर पहुंच गया, फिर +2, ठीक है। तो ये सोचो कि 6 आया है, हमने एक एक करके मैनुअली काउंट किया। आप ये सोचो ना कि ए से बी तक जाने के लिए उसके पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 3। ए से बी वो कितने तरीके से पहुंचा बेटा? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से पहुंचा ए से बी तक? 3 तरीके से। टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, मल्टीप्लाई। आगे बी तक जाने के बाद, बी से सी तक जाने के लिए उसके पास 2 तरीके हैं, सो 2, 6 वेज। नाउ यू कैन सी कि यहां पर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब ए से बी गया टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो 3 वेज मल्टीप्लाई। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा, और उस टास्क तक कंप्लीट होने के लिए हमारे बीच में जितने वेज आते जाएंगे, वी विल मल्टीप्लाई टुगेदर, सो वी आर गेटिंग 6 ओनली। सो दिस इज कॉल्ड योर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। क्लियर है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है? तो अब इस तरीके से समझो कि जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ वेज और मिलते हैं, वी विल ऐड देम। हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा, बीच में हमें और नंबर मिलते जा रहे हैं। यहाँ से ए से बी तक आए, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, आगे गए, तो जितना बीच में अपने पास नंबर ऑफ वेज आएंगे टास्क कंप्लीट करने के लिए, वी विल मल्टीप्लाई। तो कब मल्टीप्लिकेशन लगाना है, कब एडिशन लगाना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो सिंपली एक बात याद रखो, टास्क कंप्लीट नहीं होगा, वी विल मल्टीप्लाई, टास्क कंप्लीट होने के बाद वी जस्ट ऐड। क्लियर है? समझ में आ गया? छोटी छोटी सी बातें बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की क्या बात कहानी चल रही है? अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ। ऐसे ही ए, बी और सी, ठीक है। ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास अगेन वही 3 वेज हैं, ठीक है। ए से सी तक जाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, और बी से सी जाने के लिए अपने पास फिर से वही मैंने 2 तरीके ही लिए, और अलोंग विद दैट्स इट, ठीक है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज। अपना तरीका क्या है कि वही टास्क क्या है, ए से सी तक जाना है। टोटल पॉसिबल वेज वी हैव टू फाइंड आउट। ऐसे नहीं आपको दिख रहा है मैम इस बार तो हमारे पास ए से सी तक जाने के लिए डायरेक्ट 2 रास्ते हैं, अच्छा 2 लिख करके काम खत्म। नो 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 नो, टोटल ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज। तो ए से सी तक जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते तो डायरेक्ट हैं, टास्क कंप्लीट, एडिशन। इज इट क्लियर? ए से सी तक जाने के लिए डायरेक्ट 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। तो कोई भी रास्ता चूज करोगे आप कैलकाटा पहुंच जाओगे। टास्क कंप्लीट प्लस बोले अभी हम ए से बी जाएंगे
तो 3 रास्ते हैं, अभी टास्क कंप्लीट नहीं, बी से सी जाएंगे, 2 रास्ते हैं, तो 2 + 6 = 8 वेज हमारे पास हैं ए से सी तक पहुंचने के लिए इस मैप के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया कि किस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लगाने हैं। डन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने। अ कॉलेज ऑफर 6 कोर्सेज इन द मॉर्निंग एंड 4 इन द इवनिंग। भाई एक कॉलेज है जिसमें 6 कोर्स अपने पास मॉर्निंग में है और 4 कोर्स जो है अपने पास इवनिंग में है, ठीक है। द पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस विद द स्टूडेंट इफ ही वांट्स टू स्टडी 1 कोर्स इन द मॉर्निंग एंड, देखो इस वर्ड का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 1 कोर्स इन द मॉर्निंग एंड 1 कोर्स इन द इवनिंग। तो उसका मीनिंग समझो, यहाँ पे अच्छे से हमें इस चीज को समझना है कि क्या लिखा है, सेंटेंस से समझ में आना चाहिए। 1 कोर्स इन द मॉर्निंग एंड 1 कोर्स इन द इवनिंग। तो इसका टास्क क्या है, कोई बालक है जो बहुत पढ़ने वाला है, वो कह रहा है कि मैं एक कोर्स सुबह पढ़ूंगा और एक कोर्स शाम को भी पढ़ना है मुझे, तो उसको दिन में 2 कोर्स पढ़ने हैं, एक कोर्स मॉर्निंग में और एक कोर्स इवनिंग में। तो उसका टास्क तभी कंप्लीट होगा जब उसे दोनों कोर्स मिल जाएंगे। सो इधर आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ वेज, एक कोर्स मॉर्निंग में चाहिए, कितने कोर्स है मॉर्निंग में, 6, तो कोई भी एक कोर्स चूज कर सकता है ना, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। सिंपली ही इज सेइंग कि आई नीड 1 कोर्स इन द मॉर्निंग, तो 6 में से कोई भी एक कोर्स, मतलब कोई भी एक कोर्स मिल जाए, तो कितने तरीके हैं, 6 कोर्स हैं। सपोज कुछ भी आपने नाम दे दिया, C1 C2 C3 C2 लाइक C4 C5 C6, तो उन 6 में से कोई भी एक कोर्स ले लेगा, तो सुबह में से एक कोर्स लेने का तरीका 6। मल्टीप्लिकेशन, क्यों कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसका टास्क कंप्लीट तभी होगा जब उसको एक कोर्स इवनिंग में भी मिल जाएगा। ये वर्ड एंड बता रहा है, 1 कोर्स इन द मॉर्निंग एंड 1 कोर्स इन द इवनिंग। सो इवनिंग में हमारे पास 4 कोर्स हैं, तो 4 तरीके हैं उसको एक कोर्स चूज करने के, कोई भी एक कोर्स चाहिए, 4 तरीके हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 24 वेज। 24 कुछ नहीं है कि लाइक 24 अपने पास कोर्सेज हैं, 24 टाइम वो पड़ेगा, नथिंग। 24 इज नंबर ऑफ वेज टू चूजिंग 1 कोर्स इन द मॉर्निंग एंड 1 कोर्स इन द इवनिंग। डन। ओके नाउ सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन है, रीड करो, यूं मत करना हम सेम क्वेश्चन लेकर आए। अ कॉलेज ऑफर 6 कोर्सेज इन द मॉर्निंग, कहानी थोड़ी सी सिमिलर है। ओके, मॉर्निंग में और 4 कोर्सेज अपने पास हैं इवनिंग में। नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एग्जैक्टली, अच्छा जी, एग्जैक्टली 1 कोर्स, उसको एक ही कोर्स चूज करना है, उसने पहले ही बोल दिया। बाकी यहां पर समझो, आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। क्या समझ में आया, नालायक बालक है, कह रहा है मैं दिन में एक ही कोर्स पढ़ूंगा, तुम्हारी मर्जी, चाहे तो मुझे सुबह दे दो चाहे मुझे शाम को दे दो, मैं एक ही कोर्स पढ़ने वाला हूँ। ऐसा क्वेश्चन ने बोला, हमने कुछ नहीं बोला कि आप ऐसे हो, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये क्वेश्चन वाला बालक कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा चाहे कोई भी एक कोर्स मिल जाए, ठीक है। उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि उसको इवनिंग में कोर्स चाहिए या उसको एक मॉर्निंग में कोर्स चाहिए। तो सोचो ना कि मॉर्निंग में कोर्स मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ वेज की हम बात करें तो मॉर्निंग में 6 कोर्सेज हैं, कोई भी एक कोर्स मॉर्निंग में मिल गया, 6 तरीके, टास्क कंप्लीट, ठीक है। प्लस ऐसा नहीं टास्क कंप्लीट हो गया तो देखेंगे हम ऑल पॉसिबल वेज की बात करते हैं। अब इधर आ जाओ इवनिंग में, टोटल इवनिंग में कोर्स कितने हैं, 4 में से कोई भी एक कोर्स मिल गया, टास्क कंप्लीट, और तो कुछ है नहीं, तो 10 वेज हैं, 10 तरीके हैं इसको कोई भी एक कोर्स चूज करने के लिए। और वैसे भी उसने यहाँ पर बोल रहा था एग्जैक्टली 1 कोर्स, तो आप टोटल कोर्स हमारे पास कितने, 10, हम भूल गए इवनिंग और मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को जो बालक है उसको सिर्फ एक कोर्स से मतलब है, इट कैन बी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। सो वो कह रहा है टोटल कोर्स हमारे पास 10, 6 + 4, 10 में से कोई भी एक कोर्स चूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज 10। तो किस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, इज इट क्लियर। अब आ जाते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर। होता क्या है, सब एक एक करके हम इनके ना बारे में पढ़ेंगे कि अपने पास से एक वर्ड लिखा है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मीनिंग है बेटा अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का बेसिक मीनिंग होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट्स करना
है ना, जैसे अपने 5 स्टूडेंट्स है क्लास में, उनको एक रो में अरेंज करना है, सो बेसिकली इट इज़ लाइक परम्यूट करना है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में ये वर्ड भी आ जाएगा कि यू हैव टू परम्यूट 5 स्टूडेंट्स इन अ रो, तो परम्यूट का मीनिंग है उनको अरेंज करना है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बेसिक मीनिंग्स बता रही हूँ अभी, और कॉम्बिनेशन का मीनिंग है कलेक्शन, सिलेक्शन, बेसिकली सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्ट करना है। जैसे 10 बच्चे स्टूडेंट 10 स्टूडेंट है क्लास में, 10 में से किसी भी 5 स्टूडेंट को आपको अरेंज करना है, तो पहले क्या करेंगे हम उनको सिलेक्ट करेंगे, तो कॉम्बिनेशन मीनिंग सिलेक्शन से है, ठीक। इन सबको जानने से पहले हम लोग एक फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल, दिस इज द नोटेशन, ठीक है। इधर आ जाओ, फैक्टोरियल क्या हो गया, यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया 5 फैक्टोरियल, तो ये लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बेटा एक माइनस करते हुए लिखेंगे 5 माइनस 1, 4 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो बेसिकली 5 4 3 2 1, अब एक के बाद आगे नहीं जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आती है 120। कुछ कुछ वैल्यूज आप याद रख लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 24। अच्छा यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल के, ये 5 और ये आगे क्या लिखा है 4 फैक्टोरियल, सो इट कैन बी रिटन इन दिस वे ऑल्सो। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू आगे का सारा 4 फैक्टोरियल। ओके, तो सिमिलरली यू हैव n फैक्टोरियल, तो कैसे लिखोगे n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक से छोटा, ये अलग है अपना ब्रैकेट में। आगे बढ़े तो n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। भाई जिस तरीके से आप इधर देखो तो ये क्या है 3 फैक्टोरियल है, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, सो आगे इसको व्हाट हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये अलग से अपना एक ब्रैकेट बन गया, राइट। और बाकी इसको नॉर्मल ओपन करेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, n अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ गया कि फैक्टोरियल किस तरीके से काम करेगा। अच्छा, फैक्टोरियल 0 और 1 फैक्टोरियल बोथ आर इक्वल टू 1, और नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल बेटा नॉट डिफाइन होता है। कभी आपके सामने आएगा नहीं, बट दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैसे मैं ln के अंदर मैंने रख दिया -2, आप क्या कहोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, नहीं पता ना, बेसिकली क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज मीनिंगलेस, है ना। तो सिमिलरली नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, -k फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। हाँ, k पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि k नेगेटिव है, आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो कि मैम k की वैल्यू -7 हो जाए तो फिर तो 7 फैक्टोरियल बनेगा ना। इफ k इज पॉजिटिव देन -k फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। ये तो रही छोटी छोटी सी बात अपने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में, ठीक है। अब हम वापस से चलते हैं अपना परम्यूटेशन के पास, तो इसको डिनोट करते हैं NPR। NPR, अच्छा यहाँ पर n की वैल्यू जो है हमेशा r या r से बड़ी होगी, ठीक है, r से छोटी नहीं होगी। अच्छा, r की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू n हो सकती है। इस तरीके से यू कैन राइट डाउन, एंड n हमेशा पॉजिटिव होगा, n ग्रेटर देन 0। और अपने ये सारे नंबर कैसे होंगे, यू कैन से नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो NPR को मैं लिखूं तो दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है NPR का? NPR का मीनिंग हम देखें तो बेसिकली कह रहा है कि टोटल हमारे पास n थिंग्स हैं, उनमें से r थिंग्स को परम्यूट करना है, r थिंग्स को परम्यूट करना है, दिस इज NPR, परम्यूटेशन ऑफ r things taken from n things, कि हमारे पास टोटल n थिंग्स हैं, उसमें से कोई भी r थिंग्स को परम्यूट करना है। मतलब वही कि 10 स्टूडेंट हैं टोटल क्लास में, तो उनमें से 5 स्टूडेंट को एक रो में अरेंज करना है, एक रो में परम्यूट करना है, तो दैट इज योर NCR। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर स्पेशल केसेस में बात करते हैं, r की वैल्यू मेरी n हो जाती है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, NPN
इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल n माइनस n, और इसका वैल्यू 1, तो डायरेक्ट इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। कि जब हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट हैं, उन 5 स्टूडेंट को हमें एक रो में अरेंज करना है, सो आप बार बार npn नहीं लिखोगे, डायरेक्ट यू कैन से n फैक्टोरियल। व्हाट इज npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? सो अच्छा, यहीं पर छोटा सा हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखें कि मैंने लिखा 5p2, तो एक तो तरीका है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और आप इसको कैलकुलेट करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बिकॉज डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, तो ये आ चुका है 20। ठीक है, एक तरीका क्या है 5p2, समझना बेटा, 5 को हमें 2 बार लिखना है, 5 को नहीं, 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स लिखना है, तो पहले 5 और फिर एक 4, दैट्स इट, अपना आंसर आ चुका है 20। है ना कमाल की बात? यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन की, यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है। और एग्जाम्पल लेते हैं 7p3, तो यहाँ पर क्या करना है, 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स लिखना है, तो पहले 7, एक कम किया 6, एक कम किया 5, दैट्स इट। अब आराम से कैलकुलेट करोगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 6 इंटू 5 30, सो दिस इज योर 210, और आप इसको प्रॉपर फॉर्मूला से भी करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर ऑल्सो। इज इट क्लियर कि क्या हो रहा है? सो अपना परम्यूटेशन, और हम क्वेश्चन में कभी डायरेक्ट परम्यूटेशन यूज नहीं करेंगे, ये बताया इसलिए जा रहा है कि इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि NP7 NP10, तो उनका सम किस तरीके से निकालना है या n क्या होगा, तो यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला एंड द वैल्यू, बेसिकली मीनिंग ऑफ दिस थिंग। अदरवाइज क्वेश्चन में हम डायरेक्ट NPR वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आई डोंट लाइक, मुझे पता है तुम भी लाइक नहीं करते, हम कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत सारे घुमा फिरा करके क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NPR, कि हमारे पास टोटल n थिंग्स है, उसमें से r थिंग्स को हमें सिलेक्ट करके परम्यूट करना है, परम्यूट मतलब अरेंज करना है, तो जब हमने n थिंग्स को लेकर के काम किया, तो डायरेक्टली इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये छोटी छोटी सी बातें समझ में आ गई? इज इट क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आ जाओ कॉम्बिनेशन के बारे में। अभी मैंने बताया था कि इट इज लाइक सिलेक्शन, ठीक है। सो यहां पर लिखा होगा आपके सामने NCR, तो दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इसका मीनिंग क्या है NCR का, कि n में से r थिंग्स को सिलेक्ट करना है। NCR इज इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ r things out of n things, and the same thing यहां पर भी वही बेटा अपना नंबर 1 कि n हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 नहीं हो सकता, r कैन बी इक्वल टू 0, एंड n जो है r या r से बड़ा रहेगा, एंड अलॉन्ग विथ सारी की सारी वैल्यूज हमारी पॉजिटिव इंटीजर, इससे आप कह सकते हो। तो ये फॉर्मूला है NCR का। तो NCR क्या कह रहा है, जस्ट सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, कोई अरेंजमेंट नहीं है, जस्ट सिलेक्शन है। सो आप यहां पर देखो कि NPR मैंने क्या बोला था, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, तो यू कैन सी दैट कि NCR इंटू R फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले को r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज NPR, राइट। सो NPR का मीनिंग ही वही था कि हमें टोटल n में से r थिंग्स को सिलेक्ट करना है। सो NCR से हमने r थिंग्स को सिलेक्ट किया, अब टोटल r थिंग्स आ चुकी हैं, r थिंग्स को परम्यूट करना है। जब मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि हमें n थिंग्स को परम्यूट करना था ना, NPN, इसका मीनिंग क्या है, n थिंग्स को परम्यूट करना है, सो दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू n फैक्टोरियल। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, मतलब टोटली अपने पास n है और उन n का हम परम्यूटेशन करेंगे, दैट इज n फैक्टोरियल। सो हमने किया NPR बेसिकली कि सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, दैट इज NCR इनटू r थिंग्स का परम्यूटेशन, सो r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया,
क्योंकि यहाँ पर आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू एनसीआर। सो एनपीआर और एनसीआर में ये रिलेशन है। ओके, छोटा सा एग्जांपल एनसीआर। ओके, एनसीआर की जगह मैंने लिखा 5C3। तो अभी मैंने आपको 5P3 में क्या बताया था, देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से तो आप कर ही सकते हो इसको, है ना, फॉर्मूले में पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। बट जिस तरीके से अभी क्या था कि 5P3 में क्या था कि 5 को 3 टाइम्स लिखना है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सिमिलरली यहां पर भी सेम टू सेम टास्क किया, अभी काम खत्म नहीं हुआ। डिवाइड बाई, अब जो 3 लिखा है ना उसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चलो जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। सो दिस इज योर 20/2, सो विच इज इक्वल टू 10। 5C3, दिस इज 20/2 विच इज इक्वल टू 10। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। 5C4, तो यहां से 5 को 4 टाइम लिखना है, तो 1 2 3 और 4 क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे टिल 1, तो 4 3 2 4 3 2, तो डायरेक्ट इट इज इक्वल टू 5। क्लियर है? समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें इस तरीके की 5C3 5C4 डायरेक्ट फॉर्मूले में ना पुट करके यहां से अपने को आंसर जल्दी मिल जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, यहां पर आओ, लिखा है 7C1, दिस इज 7 ओनली। 7 को एक बार लिखना है, ठीक है, डिवाइड में 1, तो 7 आ चुका है। 7C7, इसकी बात करूं तो आप यहां पर देखोगे तो लिखोगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो 0 और 7 फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू 1। सो NCN इज इक्वल टू 1 एंड NC0 बोथ आर इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर आप लिखोगे 7C0, तो यहाँ से बेटा कि हमें 7 को लिखना ही नहीं है, बेसिकली आप इसको फॉर्मूले में लेकर के जाओगे तो 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू 1। सो 7C7 और 7C0, सो NCN इज इक्वल टू NC0 इक्वल टू 1। ये बहुत यूज में आएगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अभी करेंगे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल छोटी सी प्रॉपर्टी, एक एक करके प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। NCR इक्वल टू NCN माइनस R। हो सकता है आप लोगों को ये प्रॉपर्टी याद हो, नहीं याद तो याद रखो कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R। फॉर्मूले में पुट करोगे बेटा इधर, तो देखो इधर से फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इधर लिखोगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो मिलेगा r फैक्टोरियल, बोथ आर सेम। तो बस अब ये अपने पास जो लिखी है ना बेटा सामने अपने, यू शुड रिमेंबर NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है। तो हमने फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ लिया कि किस तरीके से ओपन करते हैं, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक। NPR की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से ओपन करते हैं, और NCR का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से ओपन करते हैं, एंड द वन रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद हमने बात कर लिया कि NCR इक्वल टू NCN माइनस R। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो अब क्वेश्चन की बात करेंगे, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द वर्ड्स ऑफ मिरेकल। वो कह रहा है कि कितने हम नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ मिरेकल वर्ड। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे MIRACLE। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर कोई भी अपने पास लेटर जो है रिपीट नहीं कर रहा, इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा। तो हमारे पास टोटल 7 लेटर्स हैं, तो 7 लेटर वर्ड हमें बनाना है। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। सो वी हैव टोटल 7 वर्ड्स, 3 3 7। कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सारे लेटर्स को यूज करके हमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। तो देखो एक तो फॉर्मूला बेस्ड में बात करूं तो 7 में से 7 को ही चूज करके उनको अरेंज करना है डायरेक्टली। इट इज इक्वल टू 7P7 विच इज 7 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये 7 ये 6 इंटू इसकी वैल्यू याद है 120, तो ये हो जाएगा 720 इंटू 7। इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 5040, ठीक है।
क्या किया उसने, बोला है कि 7 अपने पास डिस्टिंक्ट लेटर्स है, उनको यूज करके हमें एक कितने नए हम लोग क्या बना सकते हैं वर्ड्स। तो 7 डिफरेंट लेटर्स को कितने तरीके से वी कैन अरेंज, तो 7 प्लेस हैं, 7 ही लेटर हैं, तो 7p7 डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल। और तरीका क्या है, दिस प्लेस कैन बी फिल इन 7 वेज। भाई 7 लेटर हैं, पहले प्लेस पर कोई भी 7 में से एक आ सकता है, 7 लेटर हैं, सारे लेटर्स को यूज करना है। देखो क्वेश्चन जब अपने पास और भी स्पेसिफिक किससे लिख सकता है कि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउड, है ना, ये भी मेंशन कर सकते हैं, इसका मीनिंग भी वही है। तो 7 में से एक यहाँ पर आ गया, इनमें से कोई भी एक यहाँ पर चला गया, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 6। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए वी हैव 6 ऑप्शंस। 2 चले गए तो इनमें से कोई भी 5 बचेंगे, कोई भी 5, तो इस प्लेस के लिए मेरे पास फिर से 5 ऑप्शन है। अब 3 चले गए तो 7 में से 3 गए तो 4 बचे, इस प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, इस प्लेस के लिए 3 ऑप्शन, इस प्लेस के लिए 2, अब अपने पास एक ही बचेगा, इसको फिल कर दो। सो नंबर ऑफ वेज की बात करें, देखो हमारा टास्क क्या है बेटा, एक लेटर सारे लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाने हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि तभी अपने जा करके वर्ड्स कंफर्म होंगे। सो विच इज नथिंग, इट इज 7 फैक्टोरियल और नाउ आई एम रिमेम्बरिंग इट इज 5040। इज इट क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं, बताओ जी फटाफट से कि किस तरीके से हमने काम किया, बहुत सिंपल था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। गिवन 5 फ्लैग्स, फ्लैग पता है ना क्या होता है, ऑफ डिफरेंट कलर्स, पांचों की पांचों अलग अलग कलर के हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह के जा रहा है कि हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स हैं, टोटल 5 फ्लैग हैं, उसमें से इन भाई साहब को सिग्नल बनाने हैं, है ना। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड 2 फ्लैग्स, मतलब हमें बस 2 ही फ्लैग चाहिए, हमें 2 से ज्यादा फ्लैग नहीं चाहिए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है कि हम पहले 2 को चूज कर रहे हैं, है ना, कोई भी 5 में से 2 को चूज कर रहे हैं, और वो कह रहा है द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब सपोज करो यहाँ पर हमने कोई भी ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट 5 कलर के फ्लैग्स ले लिए। अब इनमें से अपने पास चूज करने पर जी और आर 2 तरीके के फ्लैग आ गए, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, बेसिकली 2 फ्लैग आ गए। तो इनसे 2 तरीके का बनेगा भाई, एक ग्रीन और एक रेड, और एक ऊपर रेड आ जाएगा तो नीचे ग्रीन आ जाएगा। बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट ना, बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बिल्कुल हम बेसिक से समझते हैं कि हम परम्यूटेशन को अब छोड़ देते हैं कि क्या कह रहा है, उसको चाहिए एग्जैक्टली 2 फ्लैग्स, तो उसने 5 में से कोई भी 2 फ्लैग चूज किए। सो लिखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, 5 में से उसको कोई भी 2 फ्लैग चाहिए, तो कॉम्बिनेशन 5C2, उनको 5 में से कोई भी 2 फ्लैग चाहिए, तो कितने तरीके से चूज करेंगे, 5C2 तरीके से, NCR, ठीक। अब जो 2 फ्लैग हैं बेटा उनको परम्यूट करना है, उनको अरेंज करना है, जैसे कि ये और ये, है ना, तो कोई भी 2 फ्लैग है उनको परम्यूट करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। तो ये आप लिख भी सकते थे डायरेक्ट 5p2 इट इज इक्वल टू 5p2, कि हमें 5 में से कोई भी 2 थिंग्स को चूज करके उसको परम्यूट करना है। सो विच इज इक्वल टू 5p2। बट मैं आपको इस चीज की हैबिट डलवा रही हूँ क्योंकि यहीं से हमारे सारे बड़े बड़े तोप क्वेश्चन हिलेंगे कि 5 में से हमने 2 फ्लैग चूज कर ली 5C2, अब उनको हमने अरेंज कर दिया है, 2 अपने पास फ्लैग है, तो भाई दोनों का कॉम्बिनेशन देखो इस तरीके से, तो हमने 2 फैक्टोरियल। तो 5C2 की वैल्यू वैसे 10 होती है, लिखो 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल 2 × 1 ये कट गया, तो वी आर गेटिंग 20, 10 × 2 20 वेज। इज इट क्लियर बेटा कि कैसे काम हो रहा है, कि उसको चाहिए थे 5 में से कोई भी 2 फ्लैग, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं, बट वी नीड ओनली 2 फ्लैग्स, है ना, और दोनों फ्लैग्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे तभी तो कह रहा है, और 1 बिलो द अदर, मतलब कह रहा है कि भाई एक दूसरे के नीचे होंगे, 1 बिलो द अदर, तो एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट। तो जब भी आप कोई भी 2 फ्लैग चूज करोगे उससे अपने को 2 सिग्नल बनेंगे। तो 5C2 से हमने 10 फ्लैग चूज किए और एक फ्लैग से 2 सिग्नल, तो 10 फ्लैग से 20 सिग्नल। सो नंबर ऑफ वेज इज योर 20। इज इट क्लियर, समझ में आया बेटा।
चलो ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपने सामने है, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। क्वेश्चन कह के जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फटाफट से करो बेटा इस क्वेश्चन को, कौन कितना जल्दी करेगा। अच्छा यहाँ पर देखो 6 फैक्टोरियल 7 और 8, तो हमें साफ दिख रहा है क्या, 7 फैक्टोरियल को वी कैन राइट डाउन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बेटा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, अभी बताया था। तो बस ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो क्या मिलेगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सो x6 फैक्टोरियल थ्रू आउट कट हो जाएगा, या आपको प्रॉपर करना है तो कॉमन लिया 1/1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट, इट इज वेरी सिंपल राइट। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, क्या आ गया बेटा 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7, एलसीएम ले लें, ये 7 आ जाएगा तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7, बोले 7 फिर कट गया तो x इक्वल टू 8 इंटू 8, वेल इट इज 64। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द x। तो जब भी फैक्टोरियल वाले आएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टोरियल आपने कैच किया, सबसे छोटा फैक्टोरियल हमारे पास ये था, इसको कैच किया, तो अब इन दोनों को इसके पास पहुंचाना है क्योंकि यही कटेगा। इस 6 फैक्टोरियल को हम ओपन करना स्टार्ट कर दें, कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? सो क्या इसमें अपने को क्लिक करना है हमेशा कि जो सारे फैक्टोरियल में जो सबसे छोटा है उसको एज इट इज रखना है और बड़े फैक्टोरियल को उसके पास पहुंचाना है क्योंकि ये आसपास ही है। हाँ सपोज करो 16 फैक्टोरियल होता तो भाई फिर तो पूछने वाली बात ही नहीं है, फिर तो हम करते ही रहते तो वो क्वेश्चन देगा ही नहीं। क्वेश्चन उसको भी पता है भाई हम नन्हे मुन्ने से बालक है, ये काम नहीं हो पाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। वो कह के जा रहा है हमें मतलब नहीं उनका कोई मीनिंग निकले ना निकले, आपको बनाने से मतलब है। कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड लॉगरिथम्स। अच्छा, if repetition of letters if repetition of letters is not allowed, तो पहले यहां पर देखो क्या क्या दे रखा है, लेटर्स को LOG log AR ITHMS, मतलब उसने एक ऐसा अपने को वर्ड दिया है जिसमें कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं हो रहा। तो जब लेटर रिपीट होंगे ना उसको करने का तरीका अलग होता है। तो पहले हम यहाँ पर फोकस करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक सिंगल लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, सारे के सारे लेटर अपने पास डिस्टिंक्ट है। अब क्वेश्चन कह के जा रहा है कि आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है आउट ऑफ यूजिंग ऑल दीज लेटर्स, बशर्ते कि कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं होगा। तो क्या करें, हमें 10 में से कोई भी 4 लेटर मिल जाएंगे तो हम उनका परम्यूटेशन कर देंगे। इसे क्लियर हो गया ना क्वेश्चन भाई, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। सो यहाँ से 10 में से मैंने कोई भी 4 लेटर चूज कर लिए, सॉरी 10 है कि पहले काउंट तो करना पड़ेगा। ये किसने बोला 10 है, किसने बोला भाई 3 3 6 7 8 9 10, आओ कैन वी 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्या बात है। देखते देख रहे हो, देखते से ही नंबर पता चल जाते हैं, ऐसे स्कैन हो जाते हैं एकदम आंखों में। 10 लेटर्स हैं, सो 10 में से कोई भी 4 लेटर हमने चूज कर लिए। अब हमारे पास 4 लेटर आ चुके हैं, अब 4 लेटर को परम्यूट करना है 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें बनाना है 4 लेटर वर्ड 1 2 3 4। तो कोई भी 10C4 से हमने 4 लेटर चूज कर लिए, कोई भी 4 लेटर आ चुके हैं, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल इन 4 3 2 एंड 1 जस्ट लाइक दैट। तो ये आ चुका है 10C4 इंटू अपना 4 फैक्टोरियल, ये हो गया नंबर ऑफ विंड। क्लियर है बेटा। तो अब यहाँ पर आपको लग रहा हो कि मैम इट इज इक्वल टू 10P4, यस इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10P4। डन, समझ में आ गया बेटा अपने को क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन है। चलो तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, दिस इज ओनली 10 9 8 इंटू 7, वैल्यू निकाल लेना इसकी, 0 निकालना है क्या, 5040 आएगी इसकी, क्योंकि ये मुझे 7 फैक्टोरियल दिख रहा है। क्योंकि आगे देखो ये 7 तो हटा दो, ये 9 इंटू 8 इंटू 10 720, 720 इज 6 फैक्टोरियल, तो ये 7 फैक्टोरियल वो अभी हमने काउंट किया था, दैट इज 5040। क्लियर है, समझ में आ गया कि कैसे हमें काम करना है। ओके नेक्स्ट, हाँ भाग क्यों रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। वो कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स। अब देखो
यूँ मत कहना कि मैम 5 डिजिट कब से होने लगे, कभी कभी होते थे 5 डिजिट, तो ठीक है। हाउ मेनी 5 डिजिट अपने को कह रहा है क्या, टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number start with 67, each number start with 67 and no digit appears more than once। मतलब कोई भी डिजिट जो भी आ रही है वो एक से ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अपने पास डिजिट्स क्या क्या दे रखी है बेटा, अपने पास डिजिट दे रखी हैं 0, 1, 2 अप टू 9, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 10 डिजिट। इज इट क्लियर? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है बेटा, अपने पास 10 डिजिट दे रखी हैं। सो अब यहाँ पर देख कह रहा है कि कोई भी डिजिट ज़्यादा, एक से ज़्यादा बार नहीं आएगी और हमें टेलीफोन नंबर बनाना है कितना, 5 डिजिट वाला, 5 डिजिट वाला टेलीफोन नंबर अपने को कंस्ट्रक्ट करना है। सो और क्वेश्चन ये भी कह के जा रहा है कि नंबर स्टार्ट विद 67, मतलब ये कंफर्म है यहाँ पर 6 और यहाँ 7 आएगा ही आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन की मर्जी है। ऐसा होता है ना कि भाई इंडिया में नंबर है तो +91 से स्टार्ट होंगे, तो और अपना यूएसए में है तो +1 से स्टार्ट होंगे, ये पॉलिसी होती है कंट्री वाइज, हो सकता है कहीं पे 67 का हो। तो आगे 3 हमारे पास रिमेनिंग प्लेसेस हैं और हमारे पास रिमेनिंग डिजिट कितने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, क्योंकि 6 और 7 एक बार आ चुके हैं। क्वेश्चन बोल करके जा रहा है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकती है। सो नाउ नंबर ऑफ डिजिट कितनी बची है बेटा, अपने पास 8, यहाँ से यहाँ तक 6, 7, 8, ठीक है, टोटल 8 डिजिट है, वी नीड 3 डिजिट। यहाँ पर 0 आई नहीं है क्योंकि 0 जनरली अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट यहाँ पर वो यूनिट प्लेस नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या करो कि ये प्लेस जो है हम 8 तरीके से फिल कर सकते हैं। एक डिजिट यहाँ पर आ गई तो बचेंगे कितने, 7, दिस प्लेस कैन बी फिल इन 7 वेज। अब बचेंगे कितने बेटा, 6, तो दिस प्लेस कैन बी फिल इन 6 वेज। क्लियर? तो ये आ चुका है 8 × 7 × 6, तो ये कितना हो गया, 56 × 6, 6, 3, 36, राइट? क्लियर है बेटा कि यहाँ से अपने को मिल गया 876 का वैल्यू 336, राइट। तो उसने क्या बोला कि हमें एक 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है जो है 67 से स्टार्ट होने वाले और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगी। तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस के लिए इन 8 में से हमें कोई भी 3 डिजिट चाहिए और जिनको परम्यूट करना है। सो विच इज ऑल्सो इक्वल टू 8p3, और यू कैन राइट डाउन कि हमने 8 में से कोई भी 3 डिजिट ली और उनको 3 फैक्टोरियल तरीके से हमने अरेंज कर दिया। जब बिल्कुल निक्के निक्के से प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस है ना, तो फटाफट से आप 2-4 तरीके सोचोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहेंगे कि हाँ ऐसे कब क्यों किया जा रहा है। ऐसा करने से बहुत स्पेसिफिकली हमें पता चल रहा है, क्योंकि हर बार ये अपना काम नहीं करेगा। यहाँ पर काम कर रहा है, बट यहाँ पर हम ये भी सीख रहे हैं कि जब हमारे पास टोटल 8 डिजिट्स हैं, सो दिस प्लेस कैन बी फिल इन 8 वेज। Now we have remaining 7 places. This place can be filled in 7, and the remaining 6, this place can be filled in 7 ways. So this is your 336 ways. Done है बेटा? Is it clear? चलो, next हमारे पास आ चुका है number of permutation of n things taken all together when the things are not all different. Actually अभी तक हमने, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि इनिशियली क्वेश्चन लिया था, कौन सा लिया था याद है, मिरेकल, कि मिरेकल के सारे लेटर्स को यूज करके हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, दैट वुड बी योर 7 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट थे। इज इट क्लियर? सारे के सारे डिस्टिंक्ट थे। यही मैं आपको कह देती एक एग्जांपल देकर के। कौन सा एग्जांपल ले लें बताओ, सिंपल सा। कोई, चलो कोई बात नहीं, हमें तो लेटर रिपीट करने से मतलब है। सो मैं आपको यहाँ पे बोलती कि 3 लेटर हमारे पास हैं AAP, इनको तीनों को अरेंज करके, इन तीनों को परम्यूट करके कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बन सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको पता है तो भाई 3 है तो 3 फैक्टोरियल बोल दोगे, बट इट इज रॉन्ग। क्यों? जब आप इन तीनों को अरेंज करके बनाओगे तो बहुत सारे लेटर्स, सॉरी बहुत सारे वर्ड्स जो है रिपीट करने लग जाएंगे। क्या करेंगे? रिपीट करने लग जाएंगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, ABC, 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, इन तीनों को अरेंज करके हमें मिलेंगे 3 फैक्टोरियल, मतलब 6,
डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। देखो कैसे बनेंगे, ए बी सी, ए, अब सी बी, ए आगे रखा, अब यहाँ पर ए की जगह बी लेकर आ गए पहले प्लेस पर, तो यहाँ पर ए और सी, बी पहले प्लेस पर है तो ये सी और ए, अब पहले प्लेस पर सी लेकर के आ गए तो ये ए और बी, अब पहले प्लेस पर सी तो ये बी है, बन गए 6। सो नाउ मैंने कहा ए बी, या ऐसे कर सकते हैं सी की जगह पर सी ही रहने देते, बी की जगह पर ए रख देते हैं, ठीक है। ए सी, तो अब आप जहाँ यहाँ पर इनके हिसाब से जैसे यहाँ पर परम्यूटेशन किया, अब बनाना स्टार्ट करो। ए पहले आ गया, ए सी, ए पहले आ गया, सी ए, ठीक। अब ये वाला ए हम यहाँ पर रख दें, ये वाला ए, ठीक है, तो ये ए इधर, यहाँ पर ये पहले वाला ए इधर और ये सी ए, ठीक। अब सी पहले आ चुका है तो दोनों ए और ये सी पहले, ये आपस में परम्यूट कर जाएंगे ए, क्योंकि हमने तो यहाँ पर जहाँ पर यहाँ पर बी था वहाँ पर हमने ए रख दिया एक तरीके से। तो बेटा यहाँ पर डबल ए आ रहा था, तो देखो कितने अपने वर्ड्स जो है रिपीट कर गए, डबल ए सी, दोनों सेम है क्या, इनको हम अलग मानेंगे, ए सी ए और ये सी ए। तो जब हमारे पास लेटर्स रिपीट होते हैं तो अपने जो लेटर्स जो बन रहे हैं, जो वर्ड्स बन रहे हैं वो रिपीट होने लग जाते हैं। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ए जो है रिपीट कर रहे थे, सो दिस इज योर 3 ओनली। क्योंकि यहाँ पर भी कितने बने बेटा, 1 2 और 3 डिस्टिंक्ट वर्ड्स बने हैं। सो इसको लिखने का तरीका 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज ऑल्सो 3। बात समझ में आया कि क्यों कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लिया कि आपके पास टोटल n थिंग्स हैं हमारे पास, है ना, हम n डिफरेंट थिंग्स नहीं करें, जिसमें से n थिंग्स में मतलब टोटल थिंग्स कितनी अपने पास n, जिसमें अपने पास p आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, आइडेंटिकल ऑफ वन टाइप, q आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप, एंड एक और मैंने लिया कि आर आइडेंटिकल ऑफ अनदर टाइप, थर्ड टाइप, यू कैन से आइडेंटिकल ऑफ थर्ड टाइप, ठीक है। तो जब हमारे पास आइडेंटिकल है बेटा, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स। अभी भी हम क्या कर रहे थे, परम्यूटेशन ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास सारे डिस्टिंक्ट थे तो डायरेक्ट n फैक्टोरियल, जब डिस्टिंक्ट नहीं थे तो क्या हुआ, तो यहाँ पर भी हमारे पास n थिंग्स हैं, टोटल n थिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से बोला है कि p एक टाइप की आइडेंटिकल है, q एक टाइप की आइडेंटिकल है और r एक टाइप की आइडेंटिकल है। कैसे कहना चाह रहा है कि a b b c c d e f, तो ये एक टाइप के आइडेंटिकल, ये एक टाइप के आइडेंटिकल, ये एक टाइप के आइडेंटिकल, बाकी डिस्टिंक्ट हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n फैक्टोरियल, तो जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं या टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं, डिवाइड में जो आइडेंटिकल है p q और r। दिस इज योर permutation of letters, permutation of things when few identical things are available। तो ये डिफरेंट हो गया परम्यूटेशन का वे, इसीलिए वो बिल्कुल बिल्कुल बच्चा सा था वो वाला कॉन्सेप्ट। तो अच्छा, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, ओहो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, तो 2a सेम है, 2b सेम है, 3c सेम है, बाकी d e f डिस्टिंक्ट है तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने लेटर्स को, अपने थिंग्स को परम्यूट करते हैं व्हेन फ्यू थिंग्स आर आइडेंटिकल। इज इट क्लियर? चलो फटाफट से क्वेश्चन पर आ जाओ। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, arrangements again this is equivalent to permutation, can be made out of the letters of the word committee taken all at a time। अपने पास जो दे रखा है वर्ड दैट इज कमिटी, अब इसमें देखना पड़ेगा COMM ITT और EE, इस तरीके से लिखने से बेटा गलतियां करने से बच जाते हो कि क्लियर दिख रहा है कि 2M आइडेंटिकल, 2T आइडेंटिकल, 2E आइडेंटिकल एंड द काउंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 9। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात कर लें या नंबर ऑफ वेज की बात कर लें,
9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, क्योंकि 2m आइडेंटिकल हैं तो 2 फैक्टोरियल, 2t आइडेंटिकल हैं तो 2 फैक्टोरियल, और 2e आइडेंटिकल हैं तो 2 फैक्टोरियल. सो दीज आर योर नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी. ये बात क्लियर हुई कि किस तरीके से हम कमिटी में जितने लेटर्स हैं उनको परम्यूट करेंगे. डन है बेटा, समझ में आ गया. हमेशा अपने लेटर्स को इस तरीके से लिखोगे, जब भी रिपीट करेगा उसके सामने लिखते जाओगे. सो यहाँ से आपको आइडिया लगता जाएगा कि कितने लेटर्स आपके रिपीट कर रहे हैं. जो रिपीटिंग लेटर्स हैं उनकी वजह से हमारे जो वर्ड्स बनेंगे वो भी रिपीट करेंगे. तो 2 था तो 2 से डिवाइड 3 होगा, अपने पास 3 लेटर्स अलाइक होंगे बेटा, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उतने ही लेटर हमारे पास, सॉरी उतने ही वर्ड्स अपने पास फिर से बनेंगे. क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कूद जाओ फटाफट से. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर that can be formed using the digits. क्या है बेटा? 2 2 3 3 5 5 8 8 8, so that the odd digits occupy the even places. Okay, 9 डिजिट नंबर बनाना है तो पहले 9 प्लेसेस अपने पास क्रिएट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक, देखा जाए ये 9 प्लेसेस हमने क्रिएट तो कर दिए. ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे भी काउंट कर लो, इधर से 1 2 3. तो यहाँ पर इवन प्लेसेस की बात करें तो ये हमारे पास इवन प्लेसेस हैं. तो कितने इवन प्लेसेस हैं बेटा? 4, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि ऑड डिजिट ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, मतलब जो हमारे पास इवन प्लेसेस हैं, 9 डिजिट नंबर है, वहां पर सिर्फ ऑड डिजिट्स आएंगे, इतनी कंडीशन है. तो यहाँ पर ऑड डिजिट्स क्या क्या है अपने पास, वो एक बार काउंट करते हैं. ऑड डिजिट कितने बेटा? 3 3 5 5, इसके अलावा नहीं है. ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात, 4 ही प्लेसेस हैं, 4 ही ऑड डिजिट्स हैं, तो सारी की सारी ऑड डिजिट कहां पर आ जाएंगी? अपनी इवन प्लेसेस पर आ जाएंगी. तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ वेज. तो सबसे पहले हमारे पास इतना फिक्स्ड है, ऐसा चूज तो नहीं करना, क्योंकि साफ दिख रहा है कि 2 4 6 8, 4 इवन प्लेसेस हैं, 4 हमारे पास ऑड डिजिट है. तो 3 3 5 5 के लिए यही 4 सिचुएशन है. तो यहां पर अरेंज करना है इन 4 डिजिट्स को. तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. क्यों किया? 2 3 आइडेंटिकल और 2 5 आइडेंटिकल हैं. तो इस तरीके से हमने ये प्लेसेस फिल कर दिए, 2 4 6 8. इज इट क्लियर? उसके बाद रिमेनिंग डिजिट्स कितनी है बेटा अपने पास? 2 2 8 8 8. इन पर कोई कंडीशन नहीं है, इन पर कोई कंडीशन नहीं, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. कंडीशन थी कि ऑड प्लेसेस पर हमें इवन प्लेसेस पर ऑड डिजिट्स डालने थे, वो हमने फुलफिल कर दिया. सो अब यहाँ पर क्या करना है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स आर रिमेनिंग एंड 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस आर रिमेनिंग. तो 5 प्लेस पर 5 डिजिट्स को रखना है. तो किस तरीके से करेंगे? इनटू. टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, टास्क कब होगा? जब सारे के सारे प्लेस फिल हो जाएंगे. सो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल. 2 2 आइडेंटिकल, 3 8 आइडेंटिकल. सो 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. क्लियर? उसने सिर्फ ये बोला होता कि सामने जितने डिजिट्स हैं उनको यूज करके 9 डिजिट नंबर बनाना है, तो डायरेक्ट क्या करते? काउंट करते. 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 2 और 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से करते. बट यहाँ पर कंडीशन लगाई क्वेश्चन ने कि इवन प्लेसेस पर हमें ऑड डिजिट्स को फिट करना है. तो ऑड डिजिट उठाए, इवन प्लेसेस देखे, दोनों 4 4, तो बस 4 डिजिट को 4 प्लेस पर रखने का तरीका, क्योंकि यहाँ पर 2 2 आइडेंटिकल थे. ठीक, इस सिचुएशन में बचे हुए 5 प्लेस, 5 डिजिट, तो 5 प्लेस पर 5 डिजिट को अरेंज करना. 5 फैक्टोरियल, बट वहाँ पर हमारे पास 2 आइडेंटिकल 2 थे, 3 आइडेंटिकल 8 थे. सो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल. डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नैनीताल दिख गया मुझे सबसे पहले. घूमने गए आप लोग नैनीताल? मैं तो नहीं गई बेटा आज तक. कोई नहीं, जाएंगे, पेपर हो जाएगा एक बार, फिर घूमने जाएंगे सब जगह. ओके, नाउ हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड नैनीताल such that each of the word begins with L and end with T. अच्छा, इन्होंने अपनी कंडीशन कुछ अलग ही रख दी है. चलो जी देखते हैं. सबसे पहले नैनीताल में क्या क्या लेटर्स अवेलेबल है उनको थोड़ा राइट डाउन करो. NAI, N के बाद फिर से I, फिर T, फिर A और फिर L. अच्छा,
सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 2 2 4 2 6 2 8, 8 टोटल हो गए, ठीक है। अब हमें इनको सबको यूज करके वर्ड बनाने, तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा बेटा, 8 लेटर वर्ड बनेंगे, 4 5 6 7 8, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सच दैट ईच ऑफ द वर्ड बिगिंस विद एल, भाई यहां पर तो एल आना चाहिए एंड एंड्स विद टी। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे नैनीताल के लेटर्स यूज करके हमें कितने वर्ड्स मिलेंगे। द कंडीशन इज एवरी वर्ड स्टार्ट विद एल एंड एंड विद टी। अब यहाँ पर देखो कितने एल टी हैं, भाई 2 ही तो एल टी हैं, ज्यादा तो है ही नहीं, मतलब एक ही एल है एक ही टी है, तो ये टी और एल हमने बिठा दी, इन पर कोई कंडीशन लग ही नहीं सकती। एल स्टार्ट में ही बैठेगा एक ही तरीका, टी एंड में ही बैठेगा एक तरीका। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है एल से स्टार्ट टी से एंड। ऐसे कहता ना कि एल और टी अपने एंड पॉइंट्स पर आएंगे, तो हो सकता था कि यहाँ पर एल या टी आ जाए, बचा हुआ यहाँ पर तो 2 तरीके, बट यहाँ पर हमारे पास एक ही तरीका है एल और टी को अरेंज करने का, ठीक है। एल एक जगह, टी एक, ठीक। अब बचे हुए नंबर्स लेटर्स कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस आर रिमेनिंग, 6 लेटर्स आर रिमेनिंग, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2n 2a 2i, 2 2 2. So this is the number of ways to arranging your Nainital's letter in such a manner. क्लियर है? कंडीशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए बेटू कि किस तरीके से हमें बात करना है। डन? क्लियर? खुश हो आप लोग सारे के सारे कि क्या हो रहा है नैनीताल के लेटर्स के साथ, कि भाई एल और टी एंड स्टार्टिंग और एंड में आना चाहिए रिस्पेक्टिवली, और बाकी के रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास 2n 2a 2i, तो अरेंज करने का तरीका टोटल डिवाइड बाई 2 2 2 2 आइडेंटिकल का फैक्टोरियल कैलकुलेट यू कैन डू वेरी इजीली। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रिपीटेशन जो अपना डिजिट्स का अलाउड ही नहीं है। अच्छा जी, अलाउड नहीं करते, चलो। तो वो कह रहा है कि 100 से तो बड़ा होना चाहिए और 1000 से छोटा होना चाहिए। बिटवीन 100 and 1000, 100 से बड़ा और 1000 से छोटा। 1000 से जस्ट छोटी नंबर्स कौन से होते हैं? 3 डिजिट, पढ़ा है ना? 4 डिजिट मिनिमम, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर 1000 होता है, बचपन में पढ़ते थे ना। तो हमें चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर चाहिए, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर 100 से बड़ा, तो 3 डिजिट में मैंने 1 ले लिया और यहाँ पे 0 ले लिया, तो यहाँ पर 1 और 0 में से तो कुछ आएगा ही नहीं, तो 2 ही आएगा मिनिमम। तो 1 0 2 भी बड़ा होगा, क्योंकि इनको यूज करके सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा बेटा? 1 0 2, क्योंकि 0 आगे नहीं आ सकता, 0 आगे नहीं आ सकता, और 1 0 1 नहीं बना सकते क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो सबसे छोटा नंबर 1 0 2 बनेगा, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 0 0। तो कोई टेंशन ही नहीं है कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए। यहाँ लिखा होता 300, तो फिर हमें टेंशन थी कि भाई 2 और 1 नहीं आ सकता। यूनिट प्लेस पर 0 तो वैसे ही नहीं आ सकता, 0 आ जाएगा तो ये बेचारा 2 डिजिट नंबर बचेगा। सो अब यहाँ पर आ जाओ कि हमारे पास इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। 0 तो आएगा ही नहीं, इन 5 में से कुछ भी प्लेस कर दो, ये अपना आराम से काम करेगा। 1 भी आ जाएगा तो भी मैंने बताया कोई पंगा नहीं है, ठीक। एक डिजिट यहाँ पर हमने फिल कर दी, तो इन 5 में से कोई भी एक डिजिट चली गई, तो दिमाग में सोचो 5 में से एक डिजिट चली गई तो कितनी बचेंगी? 4, और एक 0 भी तो आ चुका है, 0 अब यहाँ पर आ सकता है ना। तो अगेन इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन हो गए। इस प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास फिर से 5 ऑप्शन हो चुके हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने पहले 0 नहीं इंक्लूड किया था, तो रिमेनिंग 5 में से एक डिजिट यहाँ आएगी। 5 वेज वी हैव, एक यहाँ फिल कर दी तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 4। एक ऑलरेडी रखी है 0, तो इस प्लेस को फिल कर सकते हैं 5 तरीके से। अब 2 डिजिट हमने फिल कर दी, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो ये टोटल डिजिट्स कितनी? 6, 2 उधर चली गई, तो इस प्लेस को वी कैन फिल इन 4 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स की बात करें या वेज बात करें, सो विच इज 5 × 5 × 4 विच इज योर 100। 5 25 चौक 100। क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग अपने नंबर्स के बारे में बात करेंगे। सो 0 जब भी आ जाए, बी केयरफुल कि 0 के साथ कैसे डीलिंग करनी है, ठीक है। फाइंड आर इफ 5 × 4 PR इक्वल टू 6 × 5 PR - 1। लेट्स स्टार्ट। क्या करना है यहाँ पर?
ओके 5 इंटू 4PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1। जब भी इस तरीके की बात करा ना तो अपने को फॉर्मूला लिख दो, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस ऑफ आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब साफ आपको नजर आ रहा होगा, ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को बना करके हम 5 फैक्टोरियल बना देंगे और ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल रहने दो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी रहने दो और यहाँ से 5 माइनस आर माइनस माइनस प्लस ये फैक्टोरियल। तो ये कंप्लीट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मिलकर के क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर लिखो बेटा 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन कर पा रहे हो साथ के साथ? बिल्कुल स्पीड में कैलकुलेशन करो बेटा, क्योंकि सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है। यहाँ पर है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आपस में कट गया। NPR, ये फॉर्मूला याद है ना, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। डिवाइड में यहाँ बच गया 6 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 प्लस 1 6 माइनस आर। बोले बचा क्या 1 अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि फैक्टोरियल वाले नंबर्स पर हमें फोकस रखना है, तो 4 माइनस आर और 6 माइनस आर में से कौन बड़ा है? माइनस आर दोनों में सेम है, ठीक। 4 और 6 में से कौन बड़ा है? 6। तो हमारा 6 माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा है, तो इसको बेटा हम लिखेंगे, इसमें से एक माइनस करके लिखें तो 6 माइनस आर इंटू, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 माइनस आर इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे 6 फैक्टोरियल को लिखते हैं ना 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सो बस सिमिलरली 6 माइनस आर फैक्टोरियल को लिखा 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। सो 1 upon 4 minus r factorial is equal to 6 divide by 6 minus r into 5 minus r into 4 minus r factorial। ये नंबर कट गया, सो यहाँ पर 6 minus r into 5 minus r is equal to 6 आ चुका है। अब देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, और एक तरीका क्या है कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो यहाँ से मैंने लिखा 6 माइनस आर और 5 माइनस आर इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 3 इंटू 2, तो आर की वैल्यू मुझे डायरेक्ट दिख गई है कि आर का वैल्यू 3 होगा। सो यू विल गेट दिस वन। क्लियर, समझ में आ गया? तो आर की एक वैल्यू हमें मिल गई है अपना आर इक्वल टू 3, और नेगेटिव आर कभी हो नहीं सकता कि आपने सोचा कि आर की वैल्यू ये -3 ले लें, तो आर की वैल्यू आप क्या ले लो, एक सेकेंड, -3 तो ये मिलेगा 9। आर की वैल्यू आपके पास आएगी एक 9, क्योंकि 6 माइनस 9 एंड 5 माइनस 9, तो यहाँ से तो दे देगा -3 बट ये दे देगा -4 विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मतलब इसको आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3, दैट्स इट। और दूसरा तरीका क्या है, इसको आप करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो 30 प्लस आर स्क्वायर माइनस 11 आर इक्वल टू 6, तो आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इक्वल टू 0, सो 8 इंटू 3, तो आर माइनस 8 एंड आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो आर की वैल्यू तो 3 मिल गई और एक आर की वैल्यू अपने को 8 मिल चुकी है, तो यहाँ पर 8 रखते हम लोग तो क्या मिलता है 6 माइनस 8 2 5 माइनस 8, तो येस आर वी आर गेटिंग 8 ऑल्सो। और यहाँ पर देखो अब ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, हमने निकाल तो दिया आर की वैल्यू 8 और आर की वैल्यू 3। आपको बताया था ना NPR में n हमेशा r या r से बड़ा होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर दिया है अपने को 4PR, तो जैसे आप r की वैल्यू 3 लोगे सफिशिएंट, r की वैल्यू 8 लेते हैं, इसका मीनिंग खराब हो जाएगा ना। 4P8 इज इट पॉसिबल? नो। तो इस क्वेश्चन में r की वैल्यू 8 के लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, सो वी आर गेटिंग r इज इक्वल टू 3 ओनली। क्लियर कि हमें r की वैल्यू 2 मिलेंगी, फिर भी हम एक लोग r की एक वैल्यू कट कर देंगे। क्लियर है? और r की वैल्यू यहाँ पर 3, तो पॉसिबल है 8 माइनस 1 5P7, नॉट पॉसिबल एट ऑल। डन, समझ में आ गया? ओके सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द नंबर ऑफ different 8 letter arrangement that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together, all vowels do not occur together। एक क्वेश्चन पहले अपने पास है कि डॉटर के सारे लेटर्स को यूज करके
8 लेटर्स, अच्छा इसने काउंट करके दिया है क्या, देखते हैं। D A U, हम वॉवल्स को भी साथ लिखते जा रहे हैं, G, ठीक, D A U G H T E R, 3 4 5 6 7 8, यस दीज आर 8 लेटर्स और इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, हमारे पास कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, वॉवल्स तो पता है ना, ए ई आई ओ यू, तो हमारे पास 3 वॉवल्स आ चुके हैं, कह रहा ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। देखो जिनको आपको साथ में बिठाना है ना, एक रस्सी से बांध दो, तीनों का एक बंडल बना दो, कहाँ भागेंगे। तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में ए यू ई को मैंने एक बंडल में बांध दिया और डी जी एच टी आर बिल्कुल खुले हैं, आराम से कहीं भी जा सकते हैं। तो अब हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, भाई 5 तो अपने पास कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स का हमने एक बंडल बना दिया क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि बंडल्स कहीं दूर नहीं जाने चाहिए, तो बंडल बना दिया हमने वॉवल्स का। तो हमारे पास 6 लेटर हो गए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम बात करें नंबर ऑफ वेज की, तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल, ये 5 तो ये हो गए, एक इसका बंडल बनाया है तो 6, तो इन 6 को आपस में हम लोग रोटेट करेंगे, आपस में अरेंज करेंगे, क्लियर। ये तो हो गया 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर आओ, इस बंडल के अंदर भी तो परम्यूटेशन पॉसिबल है भाई। उनका कहना है कि वॉवल साथ में रहना चाहिए, ए यू ई पर कोई कंडीशन थोड़ी है कि ए यू के साथ ही चिपकेगा कि ई यू के साथ चिपकेगा, भाई कहीं भी कोई जा सकता है। सो वी हैव मल्टीप्लिकेशन 3 फैक्टोरियल, ए यू ई तीनों आपस में परम्यूट हो सकते हैं, क्लियर है ना, मजेदार बात। तो जब भी आपको किसी को भी साथ में बिठाना है तो चुपचाप इनको ऐसे करो, फेविकॉल से मत चिपका देना कि वो आपस में भी ना छूट पाए, उनको रस्सी से बस एक डब्बे में बांध दो, बंडल बना दो और बाद में उनको भी आपस में अरेंज करना है। तो यहाँ पर ए यू ई तीनों डिस्टिंक्ट थे, तो 3 फैक्टोरियल, इनमें कोई आइडेंटिकल होता, सो हमें पता है कि कैसे काम करना है। डन। सेकंड क्या कह रहा है, तो ये आंसर आ गया अपना 720 इंटू 6, आगे आप कर लेना बस। ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, यहां पर तो बड़ी तारीफें कर रहा था कि भाई तुम साथ में रहो, इधर आके लालची हो गया, कह रहा नहीं साथ में नहीं रहना। तो जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आएंगे यहां पर उसको सिर्फ प्रॉब्लम है कि सारे वॉवल साथ में नहीं रहना, कोई 2 वॉवल साथ में रहते हैं, ही इज हैप्पी, लेकिन सारे वॉवल साथ में नहीं आ सकते, उसकी ये कंडीशन है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ऑल वॉवल्स कैन नॉट कम टुगेदर, डू नॉट टुगेदर, डोंट अकर टुगेदर, अरे ठीक है, ठीक। तो क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज, किसके टोटल नंबर ऑफ वेज, जो हमारे डॉटर में जितने लेटर्स उनको अरेंज करके हम कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस व्हेन वॉवल्स आर टुगेदर। मतलब हम वो वाले केसेस माइनस कर देंगे जब हमारे वॉवल्स साथ में होंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे जिनमें वॉवल्स जो है साथ में नहीं होंगे, ऑल वॉवल्स। समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इससे डिफिकल्ट होते जाएंगे, वहां पर 2 वॉवल्स भी साथ में नहीं होंगे, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि ऑल वॉवल्स कैन नॉट टुगेदर, तो हम क्या बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 की 8 डिस्टिंक्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 8 फैक्टोरियल माइनस व्हेन वॉवल्स आर टुगेदर, वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करने का तरीका 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 6 लिखा, 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया, दिस इज 56 माइनस 6, तो दिस इज 6 फैक्टोरियल इंटू 50। आगे यू कैन डू 6 फैक्टोरियल एज 720। क्लियर, बात समझ में आई कि जब उसने मना किया कि हमारे वॉवल्स जो है साथ में नहीं बैठ सकते, मतलब ऑल वॉवल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो सारे वॉवल्स के लिए कह रहा है कि ऑल वॉवल्स कैन नॉट कम टुगेदर, कैन नॉट अकर टुगेदर। सो इस सिचुएशन में हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएंगे जो हमारे पास लेटर्स दे रखे हैं, और उसमें से हम माइनस कर देंगे व्हेन योर ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। सो टोटल माइनस नन, क्या हो गया, टोटल में से जब वो दोनों साथ में है वो माइनस, सॉरी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो साथ में नहीं है, तो टोटल में से वो केसेस माइनस कर दिए जब वो साथ में आ रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन रेड 3 and 2 ग्रीन, 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन डिस्क
be arranged in a row if disc of the same color are indistinguishable. सेम कलर की जो डिस्क हैं वो कहना चाह रहा है कि वो सारी की सारी आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या है कि 4 रेड हमारी आइडेंटिकल हैं, 3 येलो हमारी आइडेंटिकल हैं, 2 ग्रीन हमारी आइडेंटिकल हैं। सो इनको हमें अरेंज करना है इन अ रो। कैसे करेंगे? अरेंजमेंट करना है बेटा। तो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वेज, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज 4, 3, 7 to 9। तो टोटल हमारे पास 9 डिस्क हैं। सो 9 फैक्टोरियल तरीके से वी विल अरेंज। बट होगा क्या? हमारे पास 4 आइडेंटिकल है रेड, तो 4 फैक्टोरियल। ओके, 3 आइडेंटिकल है येलो, तो 2, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर समझ में आ गया कि क्या हो रहा है अपने पास, कि जो आइडेंटिकल है उससे बेटा हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। क्लियर? सिंपल था। बस कॉन्सेप्ट जो है याद रहना चाहिए, क्योंकि आगे आगे जैसे बढ़ेंगे अपने पीछे वाले कॉन्सेप्ट आप कैसे पोछा लगता जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 सच दैट नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। यहाँ पर क्या क्या अपने को टास्क दे दिया है? नंबर ऑफ इवन नंबर्स, नंबर 1, greater than 300 that can be formed with the digits of 1, 2, 3, 4, 5 and no digit being repeated। कोई भी डिजिट जो अपनी रिपीट नहीं करनी चाहिए। अब आ जाओ, सबसे पहले 3 डिजिट नंबर बनाएंगे। 3 डिजिट इवन नंबर, ये भी लिखना है, भूल जाएंगे नहीं तो। ठीक, एक टास्क तो ये हो गया, क्योंकि हमें चाहिए 300 से बड़ा, तो 300 से बड़े 3 डिजिट भी होते हैं। उसके बाद 4 डिजिट इवन नंबर, क्योंकि वो इवन नंबर भी हमें ऐड करके जा रहा है। ठीक, और उसके बाद 5 डिजिट इवन नंबर। क्या हमारे पास 6 डिजिट नंबर बनाने का ऑप्शन है? नो, क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी और काउंट में हमारे पास टोटल 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट को यूज करके हम बस 5 डिजिट नंबर ही बना सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब आ जाओ, सबसे सिंपल है ये दोनों। 3 डिजिट इवन नंबर बनाना, यहाँ पर थोड़ा मैं सोचना पड़ेगा कि 300 से छोटे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपके सामने 4 डिजिट इवन नंबर बनाए। 4 डिजिट, अच्छा डिजिट्स क्या क्या अवेलेबल है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर इस इवन नंबर किसे कहते हैं? जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होता है। तो क्या क्या हमारे पास 2 और 4, 2 ही नंबर हैं, 2 ही इवन नंबर हैं, तो यूनिट प्लेस पर या तो 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। तो अब यहाँ पर सुनो कि इस प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास 2 वेज हैं, या तो यहाँ पर 2 आ सकता है या फिर 4। सो 2 वेज, 2 नंबर नहीं है, ये 2 वेज हैं। इज इट क्लियर? सो एक डिजिट आपने यहाँ फिल कर दी 2 और 4 में से, तो एक डिजिट बच गई और हमारे पास पहले रिमेनिंग कितनी थी? 1, 3, 5। सो टोटल 4 डिजिट बच गई, 4 डिजिट बच गई हैं। अब कोई कंडीशन नहीं है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल इन 4 वेज। 4 डिजिट में से 4 ऑप्शन, दिस प्लेस कैन बी फिल इन 3 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल इन 2 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of numbers you can write down in this way equal to 4 into 3 into 2 into 2। so ये कितना हो गया? 12 into 4, this is 48। समझ में आया कि 4 डिजिट इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए दिस प्लेस कैन बी फिल इन 2 ways because 2 values are available only। so 2 एक नंबर फिल हो गया, तो 4 बचेंगे टोटल, 4, 3, 2। ठीक, अब आ जाओ, यहाँ पर बात करेंगे 5 डिजिट इवन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सो सेम 1, 2, 3, 4, 5 अपने पास 5 डिजिट हैं। इसको फिल करने के लिए या तो 2 या फिर 4, 2 नंबर है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल इन 2 वेज। सेम बचेंगे कितनी बेटा? यहाँ पर एक फिल हो गई, 2, ये 4, तो एक डिजिट आपने फिल कर दी, रिमेनिंग 4 यू हैव। सो दिस प्लेस कैन बी फिल इन 4 वेज, दिस प्लेस 3 वे, दिस प्लेस 2 वे, दिस प्लेस 1 वे। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स
कितने हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। सो भाई बिल्कुल सेम ही है, 48 नंबर्स आ चुके हैं। तो 5 डिजिट नंबर मिल गए 48, 4 डिजिट नंबर मिल गए 48। अब हमारा टास्क आता है 3 डिजिट इवन नंबर के पास। तो देखो अब मुझे 3 डिजिट बनाना है, तो ये फर्स्ट, और वो भी क्या 300 से बड़ा बनाना है। सो हमारा यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता फॉर श्योर। 2 से स्टार्ट होने वाले 1 से स्टार्ट होने वाले तो नहीं आ सकते। क्या 3 आ सकता है? जब आपका 3 आ जाएगा तो आगे मिनिमम 1 2 मिलेगा, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 300। सो यस, दिस प्लेस कैन बी फिल फ्रॉम 3 4 5। और साथ के साथ इवन नंबर भी बनाने हैं, तो यहाँ पर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा 4 यहाँ पर आ गया तो आगे नहीं आ सकता, और 4 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आ सकता। तो क्या करना है, यूनिट प्लेस फिक्स कर दो, है ना। इसके अंदर हमने केस 1 बनाया कि मैंने इस प्लेस पर 2 फिक्स कर दिया। 2 हमारा ये नंबर है, तो क्या क्या बचेंगे 1 3 4 5। ठीक, ये यूनिट प्लेस इवन या तो 2 या फिर 4, तो 2 आ गया। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था दिस प्लेस कैन बी फिल इन 3 4 5, मतलब 2 वेज, इस पर 2 या 4 आएंगे। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 तरह की हैं, 3 4 या 5। एक डिजिट यहाँ पर आ गई इन तीनों में से, तो 2 बचेंगे, एक यहाँ पर, तो कितनी बच गई टोटल? 3 बच गई। एक तो चली गई, तो रिमेनिंग 4, यहाँ पर 3 में से कोई एक यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि 300 से बड़ी बनानी है। तो एक यहाँ पर आ गई, यहाँ से भी 2 बचेंगी, एक ऑलरेडी है, सो टोटल 3। सो कितने आ चुके बेटा? 3 इंटू 3 विच इज 9 नंबर्स। मतलब तुम आप देख भी सकते हो इसको कि यहाँ पर 2 हमने रख दिया और यहाँ पे 3 4 5 में से एक नंबर आएगा, तो इस तरीके के सिर्फ 9 नंबर्स बनेंगे। नाउ केस 2। केस 2 में क्या है कि जब हमारा इवन यहाँ पर इवन बनाने के लिए या तो 2 या 4 था, तो 2 रख दिया। जब 4 मैंने रखा तो क्या हुआ कि मेरे पास क्या नंबर्स रिमेनिंग बच गए बेटा? 1 2 3 5। कितने नंबर बच गए? 1 2 3 5। सो अब ये प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास बच गए हैं 3 और 5, क्योंकि 4 फिर से तो नहीं आ सकता ना, 4 रिपीट नहीं करेगा। सो दिस प्लेस कैन बी फिल इन 2 वेज। सो दिस इज द की। भाई ये प्लेस जो है 2 तरीके से फिल कर सकता है, या तो 3 या फिर 5। तो एक नंबर यहाँ चला गया 3 और 5 में से, ओके, एक बचेगा, तो मतलब टोटल 3 बच गए। तो दिस प्लेस कैन बी फिल इन 3 वेज। सो टोटल हमारे पास आ चुके हैं 6 वेज या 6 नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर कितने बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 15। 9 + 6 15। सो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 300 क्या है बेटा? ये बना 9, फिर बना 6, ये तो 3 डिजिट हो गए, और 48 4 डिजिट, 48 5 डिजिट। एम आई राइट? या। सो दिस इज 15 प्लस, यहाँ पर ऐड कर दें तो कितना आएगा? 6 9, और इधर ऐड कर दें तो 1 1 1। अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। 100 या 111, शगन का लिफाफा 111 अपने पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 300। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, एक और क्वेश्चन अपने सामने है। इन हाउ many of distinct permutation of the letters in the Mississippi do the 4 I's not come together? भाई साहब पहले तो ये वर्ड बड़ा मुश्किल है, मिसिसिपी। एम, कभी आपके साथ हुआ है कि आपको टास्क दिया गया कि मिसिसिपी को फटाफट कितनी बार बोल सकते हो? मिला है क्या टास्क? SSI यहाँ तक लिखा है, MISSI, फिर SS, फिर I, फिर PP और फिर I। बाप रे, आया मज़ा? तो वो कह रहा है कि चारों I जो हैं टुगेदर नहीं होने चाहिए। तो हमने अभी ऐसा क्वेश्चन किया था कि वोवल साथ में नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर माइनस, मतलब हम पहले टोटल परम्यूटेशन करेंगे मिसिसिपी के लेटर्स को यूज करके, माइनस व्हेन 4 I's आर टुगेदर। भाई हमें क्या करना है? हमें वो केसेस निकालने हैं जब चारों के चारों आई साथ में नहीं है। मतलब 2 आई साथ में आ जाए, 3 आई साथ में आ जाए, उसको दिल नहीं दुख रहा। चारों के चारों आई साथ में आ गया तो भाई उसको परेशानी हो गई है। तो हमने कहा रुक जाओ, कोई बात नहीं, टोटल नंबर ऑफ तरीके निकालते हैं। तो टोटल कितना बेटा? 1 + 4 5 + 4 8 9 10 11, है ना? 4 4 8 9 10 11, राइट। सो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई
4 आइडेंटिकल, 4 आइडेंटिकल और 2 आइडेंटिकल. These are the total number of words by using all the letters of the word Mississippi. But जब मैंने बोला कि हमें वो केसेस सब्ट्रैक्ट करने हैं जिसमें चार की चारों आई टुगेदर हूं, तो क्या किया, इन आई को हमने अगेन एक डंबल में बांध दिया, एक बंडल में बांधे, डंबल ने बंडल. ठीक है. सो कितने अपने पास, अब इसको तो हम एक एंटाइटी के जैसे वर्क करेंगे बेटा. दिस इज लाइक 1. ठीक. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, जब चारों आई साथ में है तो बस ये वाला जो अपने को दिख रहा है ना बंडल, ये एक एंटाइटी जैसे काम करेगा, बाकी सारे जैसे हैं वैसे. ठीक है. तो अब हमारे पास टोटल 8 में से ये 4 एस सिमिलर हैं और 2 पी सिमिलर हैं. 4 आई फैक्टोरियल नहीं करेंगे क्योंकि उन आई को तो हमने एक एंटाइटी मान रखा है, तो हमारे लिए वो एक वर्ड के जैसे हैं. ठीक. सो एक लेटर के जैसे हैं. तो ये हो गया कितना बेटा अपना 8 फैक्टोरियल. ठीक. डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया. मल्टीप्लीकेशन. अब जो हमारे पास 4 आई जिस बंडल में बांधे हैं उनको भी तो हम परम्यूट करेंगे ना, जैसे हमने AEOU को किया था 3 फैक्टोरियल. बट यहां पर है क्या बेटा, चारों की चारों आई सेम है, तो ऐसे देखा जाए तो आप ऐसे कर दोगे, अल्टीमेटली इट इज 1. भाई चारों आइडेंटिकल है, एक ही तरीका है ना बिठाने का. सो यस, दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इज. कैलकुलेट करने की नो हिम्मत नहीं है, इनको एज इट इज रहने दो. आप कर सकते हो बिल्कुल बेटा, या कॉमन निकालने की बात तो हम लोग कर ही सकते हैं. सो दिस इज नंबर ऑफ वेज व्हेन योर ऑल 4 आई आर नॉट टुगेदर. टुगेदर वाले तो ये हैं, जब चारों आई टुगेदर है, ये आ गया नॉट, तो टोटल में से वो टुगेदर है उसको माइनस कर दिया और अपने को आंसर मिल जाएगा. सो यस, आज की क्लास बस अपनी एंड हो गई है. आज हमने बेटा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर के, और हमने बेसिक सी बातें कर लिया कि काउंटिंग क्या होती है अपनी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, एडिशन थ्योरम क्या है, फैक्टोरियल क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत बेसिक सी बातें और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं. सो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करने हैं. अगली क्लास में हम यहाँ से आगे की बातें करेंगे और थोड़ा क्वेश्चंस का हम लेवल राइज करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहो. ओके देन, बाय बाय.